मित्रों, हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक स्पेस में कई सारे प्रोब्स और स्पेसक्राफ्ट को दूसरे ग्रहों और उनके चंद्रमाओं, एस्टेरॉयड्स और यहाँ तक कि आग की तरह धधकते हुए सूर्य के बिल्कुल पास भी पहुँचाने में सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत समय पहले ही चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने में सफलता हासिल की है और फिर चंद्रमा से सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाने में भी सफलता हासिल की है, जिस कारण इंसान ने पृथ्वी से परे किसी दूसरे पिंड पर अपना कदम रखा और उसको एक्सप्लोर भी किया। अंतरिक्ष में ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष में एक चलता फिरता घर है जिसमें कई एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं और इसी में ही बनी हुई एक लेबोरेटरी में रिसर्च भी करते हैं और फिर वापस से पृथ्वी पर भी आते हैं और फिर पृथ्वी से ISS जाते हैं। इस प्रकार ISS में एस्ट्रोनॉट्स का आना जाना लगा रहता है, जो कि किसी आश्चर्य से कम नहीं है। हालांकि पृथ्वी से चंद्रमा तक जाना और चंद्रमा से वापस पृथ्वी पर आना या फिर पृथ्वी से ISS तक जाना और फिर वहां से पृथ्वी पर आना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये सफर केवल कुछ ही दिनों का होता है, जो कि अलग अलग स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार पर निर्भर करता है। या फिर यूं कहें कि पृथ्वी से ISS तक पहुंचने और फिर वापस से पृथ्वी तक आने में करीब 4 से 5 घंटों का समय लग सकता है। लेकिन फिलहाल नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बैरी विल्मोर उनकी स्पेसक्राफ्ट में आई किसी तकनीकी खराबी के चलते वापस से पृथ्वी पर नहीं आ पा रहे हैं। पर ये तकनीकी समस्या भी दूर होने पर वे तुरंत ही केवल कुछ ही घंटों में सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। खैर, ये तो रही यहाँ तक के सफर की बात। पर अगर हम मार्स की बात करें, जहाँ पर एलन मस्क जैसे बड़े कारोबारी तो मार्स पर ह्यूमन कॉलोनाइज बनाने का विचार कर रहे हैं, जो कि अभी फिलहाल बहुत ही रिस्की और खर्चीला है। इसके साथ ही स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंसानों को मंगल तक पहुंचाने में ही 7 महीनों का समय लग जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो जरा सोचिए, सौरमंडल के आउटर प्लैनेट्स और उनके चंद्रमाओं तक पहुंचने में हम इंसानों को कितना समय लगेगा। तो वहीं बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम प्रोक्सिमा सेंटोरी की, जिसमें हमारे पृथ्वी से ही मिलता जुलता एक एक्सोप्लैनेट है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, जिसके बारे में अक्सर हमारे वैज्ञानिक यह कहते रहते हैं कि यह ग्रह भविष्य में पृथ्वी के बाद हम इंसानों का अगला घर हो सकता है। उस पर तो पहुंचने में ही आज के समय में 70,000 सालों से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। पर मान लीजिए अगर हम लाइट की स्पीड से भी यात्रा करें तो भी हमें वहां तक पहुंचने में कम से कम 4 साल तक का समय तो लग सकता है। भले ही यह समय किसी रोबोटिक स्पेस प्रोब के लिए ज्यादा ना हो, पर इंसानों के लिए ये समय बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इन 4 सालों तक यात्रा करने के दौरान हमें सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि हम इंसानों को जिंदा रख सके, जैसे कि खाना पीना, ऑक्सीजन, मेडिकल सुविधाएं और अंतरिक्ष यान में आई तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए रिसोर्सेज, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी यात्रा आगे कैसी होने वाली है। पर अभी तक तो हमने लाइट की स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट का ही आविष्कार नहीं किया है, तो फिर भला हम लाइट की स्पीड से कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। तो फिर क्या किया जाए कि जिससे हम सौरमंडल के दूसरे ग्रहों या फिर किसी और सौरमंडल के ग्रहों तक बिना किसी बाधा के पहुंच जाएं। तो इन समस्याओं को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है हाइबरनेशन अर्थात डीप स्लीप। आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज में तो देखा ही होगा कि कैसे इंसानों को कई सालों तक डीप स्लीप में रखा जाता है, जहां पर वो बिना किसी फूड और अन्य चीजों के सैकड़ों सालों तक जिंदा रहते हैं, अर्थात बहुत ही गहरी नींद में चले जाते हैं। इस तकनीक को ही हाइबरनेशन कहा जाता है। पर क्या ये हाइबरनेशन भविष्य में भी संभव है, और आखिर इस तकनीक से हम इंसानों को कितने सालों तक जिंदा रख सकते हैं, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्य टीवी वर्ल्ड में। हाइबरनेशन भविष्य में होने वाले स्पेस ट्रैवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक होने वाली है। इस तकनीक की मदद से हम इंसानों को कई सालों तक बेहद ही कम फूड या दूसरे रिसोर्सेज के बिना कई सालों तक एक ही तरह की डीप स्लीप में रख सकते हैं। इस तकनीक की मदद से हम इंसानों द्वारा लगने वाले फूड और दूसरे संसाधनों को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम स्पेसशिप में ज्यादा से ज्यादा फ्यूल रख सकते हैं, जो कि लंबी यात्रा के लिए चलने वाले स्पेसशिप के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण घटक है। क्योंकि अगर हमने फ्यूल को कम रखा और फूड और जरूरी सामान को ज्यादा रखा तो स्पेसशिप का फ्यूल बीच में ही खत्म हो सकता है और स्पेसशिप हमेशा के लिए अंतरिक्ष में ही भटकता रहेगा और ना जाने हमारा स्पेस में क्या होगा, ये आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। इसलिए स्पेसशिप में ज्यादा से ज्यादा फ्यूल का होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे स्पेसशिप की रीच को काफी बढ़ा देगा। साथ ही हाइबरनेशन की मदद से एस्ट्रोनॉट स्पेस ट्रैवल में होने वाले खतरनाक रेडिएशन, फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस,
मसल्स लॉस और बोन्स लॉस जैसी खतरनाक समस्याओं से भी अपने आप को बचा पाएंगे। अब ये तो रही अंतरिक्ष यात्रा के दौरान स्पेसशिप में होने वाली हाइबरनेशन। पर क्या हाइबरनेशन धरती पर भी संभव है, और कौन से प्राणी धरती पर हाइबरनेशन कर सकते हैं, और उनके हाइबरनेशन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे, जो कि आपकी जनरल नॉलेज को और भी बढ़ा देंगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। दरअसल धरती पर कई ऐसे जीव मौजूद हैं जो कि कई महीनों और सीजन्स तक हाइबरनेशन कर सकते हैं। ये जीव किसी तरीके से किसी विषम परिस्थिति से बचने के लिए हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं, जिससे कि वो डीप स्लीप में चले जाते हैं और उनकी बॉडी जिंदा रहने के लिए कम से कम फूड और रिसोर्सेज पर निर्भर रहती है। बियर्स यानी कि भालू हाइबरनेशन करने वाले सबसे चर्चित जीव हैं, पर इनके अलावा कई तरह के स्नेक्स, फ्रॉग्स, बैट्स यानी कि चमगादड़, टर्टल्स, साथ ही कई और जीव हाइबरनेशन कर सकते हैं। सरल भाषा में अगर हाइबरनेशन का मतलब समझना है तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें उनके शरीर का तापमान कम हो जाता है और उनका मेटाबॉलिज्म, दिल की धड़कन भी काफी कम हो जाती है। इस दौरान यह प्रक्रिया जानवरों को एक्सट्रीम कोल्ड यानी कि विंटर सीजन में जब फूड की कमी हो जाती है तो यह उन्हें बिना फूड के ही सरवाइव करने में मदद करती है। हाइबरनेशन यूं मान लीजिए उनके लिए एक तरह से सर्वाइवल स्ट्रेटजी है, जो उन्हें मुश्किल से मुश्किल एनवायरनमेंट कंडीशंस में बचा के रखती है। धरती पर वैसे तो हाइबरनेट करने के कई तरीके हैं, पर एनिमल्स और कई बर्ड्स मुख्य रूप से दो तरह के हाइबरनेट के तरीकों का उपयोग करते हैं, जिनके जरिए वो बेहद ही खतरनाक और कठोर ठंडे से ठंडे और गर्म से गर्म मौसम में भी अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। हाइबरनेशन के इन तरीकों को ट्रू हाइबरनेशन और टोरपोर कहा जाता है। ट्रू हाइबरनेशन के दौरान जब बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है तो कुछ एनिमल्स 6 से 9 महीनों तक हाइबरनेट कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में फूड की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ही कम या फिर ना के बराबर हो जाती है, और इसी वजह से एनिमल्स अपने मेटाबॉलिज्म को भी बहुत ही ज्यादा स्लो कर लेते हैं, जिससे कि उनकी ऊर्जा बची रहती है और वे पूरी विंटर बस सोने में ही बिताते हैं। जैसे कि आर्टिक ग्राउंड स्क्वेरल्स, जमीनी गिलहरियां 7 से 8 महीनों तक हाइबरनेशन कर सकती हैं, जब तक कि मौसम गर्म ना हो जाए। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में पाए जाने वाले वुड फ्रॉग्स एक्सट्रीम केसेस में, जैसे कि जब विंटर में सब कुछ जम सा जाता है, तो वे अपने आप को इस हद तक हाइबरनेट कर लेते हैं जैसे कि वो पूरे तरीके से डेड हो चुके हों। पर वे पूरी तरीके से डेड नहीं होते हैं, उनका दिल और कुछ ऑर्गन्स फ्रीज होने से बच जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे भी फ्रीज हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे तो फिर वे वापस से जिंदा कैसे हो जाते हैं? तो इसके पीछे का कारण है प्रकृति द्वारा उनको जिंदा रखने के लिए दिया गया फ्रीज टॉलरेंस मैकेनिज्म। जब ये फ्रॉग्स एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर का सामना करते हैं तो उनका शरीर एक तरह से फ्रीज हो जाता है, लेकिन कुछ विशिष्ट चीजें जैसे कि ग्लूकोज और ग्लिसरॉल उनको जिंदा रखने में मदद करती हैं। इनके अलावा ग्रिजली भालू, जो कि उत्तरी अमेरिका के अलास्का में रहते हैं, वे भी अत्यधिक ठंड के दौरान 5 से 7 महीनों के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग प्रजातियों के भालू वहाँ के मौसम और फूड अवेलेबिलिटी पर निर्भर करते हैं, और उसी के अनुसार वे उतने ही समय के लिए हाइबरनेट करते हैं। इनके अलावा और भी कई ऐसे जीव हैं जो कि ठंड के दौरान हाइबरनेट करते हैं, जैसे कि चमगादड़ और कुछ एक प्रकार की बटरफ्लाईज। अब ये तो रही ट्रू हाइबरनेशन की डेफिनेशन। टोरपोर शॉर्ट टर्म होता है, जो कि कुछ ही घंटों से लेकर कई दिनों तक चल सकता है। इस दौरान प्राणी अपने मेटाबॉलिज्म रेट को काफी हद तक कम कर देते हैं और अपने शरीर को रेस्ट करने देते हैं, जहां पर उनका बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट और मेटाबॉलिक रेट काफी कम हो जाता है। ट्रू हाइबरनेशन की ही तरह कई बार कई एनिमल्स 4 से 5 महीनों तक हाइबरनेशन में तो रहते हैं, पर ये जीव बीच बीच में उठकर खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं और जगह बदलते रहते हैं और फिर वापस से सो जाते हैं। उदाहरण के लिए ब्लैक बियर्स और पोलर मादा बियर्स इसके अच्छे उदाहरण हैं। ये एनिमल्स इस तरह का हाइबरनेट तो करते हैं, पर कभी कभी अपनी नींद से उठ सकते हैं और उठने के बाद उन्हें नॉर्मल स्थिति में आने में कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों का समय लग सकता है। इन दोनों तरीकों में से टोरपोर हम इंसानों के लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है, क्योंकि इस हाइबरनेशन तकनीक से हम इंसान किसी इमरजेंसी सिचुएशन में भी बेहद ही कम समय में उठ सकते हैं। हाइबरनेट करने वाले इन जानवरों की तरह हमारी इंसानी बॉडी किसी भी हाइबरनेशन के लिए तो नहीं बनी है। ऐसे में हम बिना किसी टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज का उपयोग किए बिना हाइबरनेट नहीं कर सकते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या इंसानों का हाइबरनेशन संभव है? तो इसके लिए वैज्ञानिक कई सालों से इंसानों को हाइबरनेट करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं।
पर अभी तक थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया ही एक ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि कुछ हद तक हाइबरनेशन की ही तरह है, जिसका उपयोग मेडिकल प्रोसीजर और ट्रॉमा ट्रीटमेंट्स में किया जाता है। पर हम इंसानों और दूसरे मैमल्स के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम वार्म ब्लडेड हैं। इसका यह फायदा होता है कि यह हमारी मोबिलिटी को काफी बढ़ा देता है, पर इसका यह नुकसान है कि हमारे अंदर हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, जिसका मतलब यह है कि हमें रेस्ट में होने के बावजूद भी अपनी बॉडी को फंक्शनल रखने के लिए एक हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा खाने यानी ज्यादा एनर्जी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हमें हाइबरनेशन अचीव करना है तो हमें अपने मेटाबॉलिक रेट को काफी कम करना होगा, और वो भी हमारे शरीर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। हालांकि कुछ स्पेशल सिचुएशन के अंतर्गत हम एक कंट्रोल हाइपोथर्मिक स्टेट में इंसानों को 14 दिनों तक एक ही तरह की डीप स्लीप में रख सकते हैं। पर इस तकनीक में ब्लड क्लॉट्स, ब्लीडिंग्स, इन्फेक्शंस और लिवर डैमेज जैसे कई खतरे मौजूद हैं। साथ ही हाइबरनेशन में जाने के बावजूद भी हमें अपनी बॉडी को वर्किंग और फंक्शनल रखने के लिए रेगुलर न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड्स की जरूरत होगी, क्योंकि दूसरे जानवरों के विपरीत हमारी बॉडी किसी भी प्रकार के हाइबरनेशन के लिए नहीं बनी है। स्पेस एजेंसीज डेवलपिंग हाइबरनेशन टेक्निक्स। नासा और ईसा जैसी स्पेस एजेंसीज तौर पर हाइबरनेशन के तरीकों को इजाद करने में लगी हुई हैं, और शायद भविष्य में और भी कई स्पेस एजेंसियां हाइबरनेशन के तरीकों पर काम करें। इसके अंतर्गत वो इंसान को बेहोश कर उन्हें ठंडा कर हाइपोथर्मिक स्टेट में एक कैप्सूल में रख देते हैं, जिसमें उन्हें टोटल पेरेंटल तकनीक के अंतर्गत न्यूट्रिएंट्स और फूड्स को सीधे उनके ब्लड स्ट्रीम्स अर्थात खून की वाहिकाओं में पहुंचाया जाता है, जिससे उन्हें जरूरी एनर्जी मिलती है और ह्यूमन वेस्ट भी कम होता है। इस तकनीक का उपयोग ओल्ड एज लोगों में या फिर उन लोगों को न्यूट्रिएंट्स देने में किया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार होते हैं और खुद से खाना नहीं खा पाते हैं। तो फिर अस्पतालों में ऐसे पेशेंट्स को उनकी ब्लड वेसल्स के जरिए जरूरी पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं। समस्याएं। पर इस हाइपोथर्मिक मेथड के साथ एक बड़ी समस्या भी मौजूद है। भले ही इस तकनीक से हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेट लगभग 70% तक कम हो जाता है और हमारे शरीर को कम ऑक्सीजन और एनर्जी की जरूरत होती है, पर हमारे शरीर के विपरीत हमारा मस्तिष्क कभी नहीं सोता है, वह हमेशा ही एक्टिव रहता है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक डीप स्लीप के दौरान हमारा ब्रेन खतरनाक टॉक्सिन्स रिलीज करता रहता है, जो कि समय के साथ अल्जाइमर डिजीज का कारण बन सकता है, जिससे कि व्यक्ति को मतिभ्रम हो सकता है और उसकी याददाश्त भी जा सकती है। साथ ही इसकी वजह से डीप स्लीप में गए हुए इंसान को दोबारा अपनी स्ट्रेंथ और अवेयरनेस को दोबारा से वापस लाने में कई घंटों से लेकर कई दिनों तक का समय लग सकता है, जो कि कुछ खास इमरजेंसी कंडीशंस में खतरनाक साबित हो सकता है, जहां उन्हें कुछ घंटों के दौरान ही अपने काम को अंजाम देना होगा। पर उम्मीद यही की जा रही है कि भविष्य में एक न एक दिन जरूर हाइबरनेशन मेडिकल और स्पेस वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट थ्योरी साबित होगा। फ्यूचर में हाइबरनेशन दुनिया को एक नई दिशा में मोड़ देगा, जहां इंसान स्पेस में जितना दूर चाहे जा सकेगा, और साथ ही खाना और पानी जो कि स्पेसशिप में एक्स्ट्रा बर्डन हुआ करते थे वो भी हट जाएंगे। हाइबरनेशन जैसी तकनीक इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। तो मित्रों, ये थी हाइबरनेशन तकनीक के ऊपर एक बेसिक सी जानकारी। आपको हाइबरनेशन तकनीक के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको आज की इस वीडियो से नया कुछ जानने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।